10th क्लास के प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है, बहुत सी फैली हुई विचारधारा, और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं। शासक व शासित वर्ग और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे इसके 5 हैं। पहला कौन सा है? लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कितने हैं? 5 दिए हुए हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास, कौन से सिद्धांत का? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। अब लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो गया? पश्चिमी सिद्धांत या लोकप्रिय सिद्धांत। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मोंटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने, ये क्या है? सारे विद्वान। अब इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अब इनके क्या विचार थे? इनके विचार थे, लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण निम्नलिखित हैं। व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। इन विद्वानों के मान्यताएं थी। सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं। शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि शासन का गठन किस प्रकार का होना चाहिए? उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन, अब शासन क्या होता है? सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी क्या होती है? ट्रस्टी होती है। इसमें देखो दोबारा इसने क्या बताया है कि शासन यानी सरकार की शक्ति का आधार सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। जनता की इच्छा से बनती है सरकार, और सरकार का आधार कौन हो गया? जनता हो गया, जनता की इच्छा हो गई। अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र सत्ता क्या हो गया? शासन, सरकार सत्ता की मात्र न्यासी यानी ट्रस्टी। अब ट्रस्टी क्या होता है? विश्वासी। क्या होती है? विश्वासी, क्योंकि जनता विश्वास से सरकार का चुनाव करती है, ट्रस्टी होती है। शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम है। इसमें क्या बताया? शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम है। जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। अब ये क्या हो गए? जनता के प्रतिनिधि क्या हो गए? सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। किसका? शासन के संचालन का। शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। क्या शासन के गठन
संचालन में किसका हो गया, बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन यानी कि जो जनता सरकार का चुनाव करती है, उस सरकार को, उस शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी जो काम, जो कार्य के लिए, जिसके लिए जनता सरकार बनाती है, वो कार्य शासन के द्वारा पूरा होना चाहिए। यानी कि अपना कर्तव्य निभाना चाहिए शासन को। शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। अब जनता सरकार क्यों बनाती है, क्योंकि अपने में से प्रतिनिधियों को चुनकर जो भी समाज में समस्या उत्पन्न होती है उनको दूर करने के लिए। तो यानी कि का उद्देश्य क्या हो गया, व्यक्ति का हित। किसका हो गया, व्यक्ति का हित होना चाहिए। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं, यानी कि जैसे व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, अपनी स्वेच्छा से जो समाज के युक्त हो कोई भी कार्य कर सकता है, वह अधिकार उसे प्राप्त होने चाहिए। यदि कोई भी उन अधिकारों का हनन करता है तो उसकी निष्पक्ष जांच के लिए क्या होना चाहिए, न्यायपालिका का गठन होना चाहिए। और इसका गठन कब होगा, जब जनता सरकार बनाएगी अपने प्रतिनिधियों द्वारा, और वही प्रतिनिधि क्या होंगे, क्या करेंगे, न्यायपालिका का गठन करेंगे। आगे, निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। इसने क्या कहा है, यदि कोई भी दल, कोई भी शासन ठीक प्रकार से अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभा रहा है तो जनता के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि वो निश्चित अवधि के बाद दोबारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाए और अपने प्रतिनिधि दोबारा चुने। और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। एक से अधिक, जैसे होते हैं ना, पक्ष और विपक्ष होता है। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। किसको, सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। तो हमने पढ़ा, थोड़ा मुख्य हम देख लेते हैं इसके अंदर। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका, दूसरा, पश्चिमी सिद्धांत या लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है इसे। मुख्य इसमें विद्वान थे कौन से, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेम्स मिल, टी.एच. ग्रीन, मोंटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि क्या थे, ये लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक मान जाते हैं या विद्वान थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से लिखिए। लोकतंत्र का परंपरागत, या ये भी आ सकता है पश्चिमी सिद्धांत या लोकप्रिय सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से लिखिए। तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से इसको राइट करना, लिखना है। धन्यवाद।